भारत का नागरिक होने के नाते कभी कभी ऐसे क्षण भारत में बनते हैं भारतीयों के चलते, किसी एक नागरिक के चलते, कि वो पूरे भारत के देश के लोगों के लिए गर्व की बात होती है। जब जैसे कि नोबेल पुरस्कार मिले, किसी को भारत रत्न से नवाजा जाए, या फिर पद्मश्री से नवाजा जाए, या फिर जैसे कि गोल्ड मेडल मिला है हमारे प्लेयर नीरज चोपड़ा जी को, तो कितनी रौनक थी हमारे भारत में। उस चीज का सेलिब्रेशन जिस लेवल पे हुआ हम सभी जानते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में नोबेल प्राइज से रिलेट करके कुछ बातें लेके आए। वो इसलिए क्योंकि 7 नवंबर है और 7 नवंबर को रिस्पेक्टेड सर सीवी रमन जी का, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। जो पहले भारतीय थे, जो पहले ऐसे एशियन थे, स्पेशली भौतिकी के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। तो सीवी रमन जी के बारे में, जिसके चलते मिला जो नोबेल प्राइज, उन्होंने रमन इफेक्ट को इन्वेंट किया, जिसके चलते उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो सीवी रमन जी के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो है, तो इस बार सोचा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे बच्चे जो 6-7 में जाते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बस पढ़ने लगना है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पढ़ने से पहले ये प्राइज जो है, इसके बारे में, इसके पीछे, नोबेल प्राइज के पीछे जो हिस्ट्री है वो बच्चों को बिल्कुल जानना चाहिए। और स्पेशली ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि ये जो नोबेल प्राइज की जो हिस्ट्री है वो बच्चों तक जरूर पहुंचे, परिवार तक जरूर पहुंचे, और घर में इसके बारे में चर्चा जरूर हो। सबसे पहले ये बता दूं कि नोबेल प्राइज सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, कि जैसे कि मैंने कहा कि भौतिकी के क्षेत्र में हमारे रमन जी को मिला, और साहित्य के क्षेत्र में रिस्पेक्टेड रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला। भारत में ये जो हमारा नोबेल प्राइज है, तो ये सबसे पहले ये जान लेना है, बच्चों को बता देना है कि ये नोबेल प्राइज हमारे आपके मेरे जैसे, अपना ही एग्जांपल दूंगी, आम इंसान के लिए बिल्कुल नहीं है। ये नोबेल प्राइज दिया जाता है उस व्यक्ति को, उस इंसान को जो पूरे विश्व स्तर पे, जिन्होंने कुछ ऐसा इन्वेंट, ऐसा आविष्कार किया हो, ऐसा या कुछ ऐसा काम किया हो जिससे पूरी मानव जाति, पूरे संसार में हर किसी का उससे फायदा हो। जैसे कि सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट इन्वेंट किया, तो आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में उस चीज की कितनी अहमियत है, कितनी काम की है। या फिर ये नोबेल प्राइज के साथ मैं ये भी बता दूं कि जैसे भौतिकी में इनको मिला, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, फिजिक्स के क्षेत्र में हो गया, केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो गया, मेडिसिन के क्षेत्र में हो गया, और पीस, शांति का पुरस्कार जो मदर टेरेसा जी को मिला। तो ये सारे पुरस्कार आम मेरे लिए, हमारे लिए, जो व्यक्ति जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जब पढ़ो तो बहुत अपने आप पे भी लगता है कि नहीं, हम कहाँ खड़े हैं। आगे जरूर कुछ ऐसा बताऊंगी जो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, और शायद बच्चों को सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो बस ये इसके 4-5 कैटेगरी होती है नोबेल प्राइज की, जो हर कैटेगरी, हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को और कम से कम किसी भी एक व्यक्ति को दिया जाता है ये नोबेल प्राइज, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो गया, या भौतिकी के क्षेत्र में हो गया, या शांति के क्षेत्र में हो गया। ये 5 जो अभी मैंने कैटेगरी आपको बताई, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये मेडिसिन के क्षेत्र में भी बताया मैंने। ये कुल मिला के 5 ऐसी कैटेगरी जिसमें नोबेल प्राइज मिलता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि ये जो नोबेल शब्द है ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से इन्वेंट हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सीवी रमन जी को तो एक, आप कह सकते हैं कि जब मैं भी मेरे एजुकेशन के टाइम में हमारे एक टीचर हुआ करते थे इंग्लिश लिटरेचर के, जो हमेशा कहते थे कि अगर आप रियल स्टूडेंट हो तो आपको कब, क्यों, कैसे, ये 3 सवाल हमेशा अपने आप से, या आप कुछ देख रहे हो तो, या आपने किताब में पढ़ा, या आपके शिक्षक ने, आपके टीचर ने कुछ पढ़ाया, तो जरूर पूछिए, तो जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। और ये बात सच भी है। तभी शायद यूरोप के टूर पे, और ये चीज सीवी रमन जी में थी, यूरोप के टूर पे जब वो जा रहे थे तो समुद्र के नीले पानी के होने का कारण पता करने के चलते ही रमन इफेक्ट का इन्वेंट किया सीवी रमन जी ने, और तब जाके उन्हें नोबेल प्राइज का पुरस्कार मिला, और आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। अब बात करेंगे नोबेल शब्द कहाँ से आया। स्वीडन के रहने वाले हैं अल्फ्रेड नोबेल जी का यहाँ पे नाम लूंगी, और अल्फ्रेड नोबेल जी का नाम हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जरिए ही इस नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। तो थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री जानिए, जो बहुत ही इंस्पायरिंग, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगी, दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूं।
स्वीडन के ये रहने वाले थे और एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहां इनके फादर को काफी कुछ नया नया इन्वेंट करना काफी पसंद था। इतना पसंद, इतना क्रेज, इतना पागलपन उस चीज के पीछे, इसको निगेटिव में मत लीजिएगा, पागलपन इन द सेंस किसी चीज के पीछे हम एकदम से, कभी कभी कोई चीज हमें इतनी पसंद होती है कि हम उसके एकदम पीछे पड़ जाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज है, क्रेजी हो जाते हैं कि नहीं हमको ये चीज जानना है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पॉजिटिव में लेते हो कि नेगेटिव में। तो उनके जो फादर थे अल्फ्रेड के, उन्हें बहुत अच्छा लगता था इन्वेंट करना। तो उन्होंने, और इन्वेंट, अगर आप किसी भी चीज का इन्वेंशन कर रहे हो तो वो विदाउट मनी, बिना पैसे का तो नहीं होगा। तो उनकी जितनी भी पूंजी थी धीरे धीरे वो लगाते गए, इन्वेंट करते गए। हालांकि सक्सेस उन्हें नहीं मिली। सक्सेस नहीं मिलने के चलते लास्ट में कंडीशन ऐसी हो गई कि आर्थिक स्थिति काफी डगमगा गई। तब उन्होंने वहां पे ये सोचा कि उनका जो बिजनेस है वो स्वीडन को छोड़ के कहीं और उन्हें देखना चाहिए। कैसे एक इंसान कहीं असफल हो जाता है, या बिजनेस हो गया या कोई नौकरी हो गई, तो दूसरी जगह ट्राई करने का सोचते हैं। तो ठीक वही अल्फ्रेड के फादर ने भी किया। स्वीडन को छोड़ के वो रशिया चले जाते हैं और रशिया में एक नया बिजनेस अपना सेटअप करते हैं और काफी हद तक सक्सेस भी हो जाते हैं। सक्सेस होने के यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी कि जब वो स्वीडन से रशिया गए तो सिर्फ और सिर्फ उस समय पे अल्फ्रेड की जो एज थी सिर्फ 4 इयर्स के थे वो। लेकिन हाँ, जब धीरे धीरे वहाँ रशिया में उनका बिजनेस सक्सेस हो गया, वो सफल हो गए, आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई इतनी कि वो अपने परिवार को, बच्चों को स्वीडन से रशिया बुला सकने में सक्षम हो गए, तो उन्होंने बुलाया भी। यहाँ पे एक बात और बस बता दूं कि जो अल्फ्रेड थे वो कुल मिला के 7-8 भाई बहन थे, लेकिन समय और परिस्थितियों में कुछ ना कुछ होने के चलते 3-4 भाई बहन लोगों की उनकी डेथ हो जाती है और सिर्फ 3-4 भाई बहन बचते हैं मदर को लेके। फिर वो रशिया जब ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं तो काफी अच्छा बिजनेस भी ग्रोथ कर जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात बता दूं कि 1859 में उनके फादर बैंक करप्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, बैंक करप्ट होने तक की ये जो जर्नी है उसके बीच का जो समय रहा है काफी अच्छा रहा है अल्फ्रेड के लिए और उनकी फैमिली के लिए भी। अल्फ्रेड बचपन में ऐसा कहा जाता है कि शारीरिक रूप से काफी उन्हें बीमारी या बीमार रहते थे, आप ये बोल सकते हैं कि बीमार रहते थे। लेकिन हाँ, वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। एक जानने की जो उत्सुकता होती है, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारी चीजें उनके दिमाग में चलती थी। अपने घर में भी रहते थे, अगर वो बीमार रहते थे तो कुछ कुछ सवाल वो अपनी मदर से, अपनी माता से हमेशा पूछा करते थे कि हाँ ये चीज कैसे हुई, ये क्यों ऐसे है, इस तरह से। काफी हमारे डेली की लाइफ में जो नॉर्मल चीजें होती हैं, हम आम इंसान नॉर्मली उसको ऑब्जर्व नहीं करते। लेकिन हाँ, जैसे कि सीवी रमन जी ने समुद्र का पानी देख के उनके मन में एक सवाल आया कि समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है, ठीक वैसे ही अल्फ्रेड जी के मन में हमेशा कुछ ना कुछ आते रहता था, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। और उनकी इसी जिज्ञासा ने उन्हें काफी आगे तक पहुंचाया। बात करूंगी जब वो यहाँ पे आए तो उनके फादर ने जब इस चीज को महसूस किया। फिलहाल हर पेरेंट्स यही सोचता है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें और जो उनके लिए हम कर सकते हैं वही उनके फादर ने किया। बेस्ट ट्यूटर लगवाए ताकि वो अच्छी एजुकेशन उन्हें मिल सके और उन्होंने एजुकेशन ली। और ये जो मैंने बैंक करप्ट मीन्स आप बोल सकते हैं, अगर हिंदी में मैं समझाऊं, बैंक करप्ट यानी दिवालिया, पूरी तरह से ऋणी हो जाना, ऋण में इस तरह से कर्ज में डूब जाना कि हम पूरा सामर्थ्य, हमारे पास सामर्थ्य, अगर मैं ही हूँ मेरे पास अब सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है कि मैं अपना ऋण चुका पाऊँ, तो वहां पे ये शब्द प्रयोग किया जाता है कि हाँ ये पर्सन जो है बैंक करप्ट है। तो ये चीजें होने के तब तक अल्फ्रेड काफी बड़े हो चुके होते हैं, 20-25 साल तक की उम्र में वो पहुंच जाते हैं। तो वही चीज है कि कभी कभी हमारे मन में, एक पेरेंट्स होने के नाते जैसे कभी कभी हमारे मन में भी आता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हमारे बच्चे भी अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे तो जरूर कुछ कर लेंगे तो अच्छा। तो इस तरह से होता है। और कभी कभी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे कि जब एक समय आता है, एक एज आती है कि नहीं, अब फादर ने जब तक हुआ तब तक हुआ, और एज के बाद बच्चे उस लायक हो जाते हैं कि अपने फादर को संभाल ले। तो ठीक वही यही चीज हुई कि 1800 यानी 1859 में जब उन्हें बैंक करप्ट घोषित किया गया, तब तक अल्फ्रेड पूरे रेडी हो चुके थे, मेंटली, फिजिकली आप बोल सकते हैं कि हर तरह से संभालने के लिए। और यहीं पे वो ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक फैक्ट्री डाली नाइट्रोग्लिसरीन की। नाइट्रोग्लिसरीन आप बोल सकते हैं साधारण भाषा में एक ऐसा पदार्थ जो विस्फोटक बनाने के काम आता है।
तब के टाइम में बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे, तो जो विस्फोटक पदार्थ जो बम वगैरह बनते थे उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। तो जब इन्होंने फैक्ट्री लगाई, एक तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, काफी ये सक्सेसफुल रहे अपने इस काम में। लेकिन हाँ, वही है कि लाइफ है, हर किसी के लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, और ठीक वही अल्फ्रेड के साथ भी हुआ। फादर के बैंक करप्ट होने के बाद इन्होंने स्टैंड तो बहुत अच्छा लिया, जो इन्होंने फैक्ट्री लगाई, लेकिन उसके बाद ही यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि 1862 में जब इन्होंने फैक्ट्री लगाई तो 1864 में जाते ही जाते विस्फोट हो जाने की वजह से फैक्ट्री पूरी खत्म हो जाती है, और वही है, पूरा नाम खराब हो जाता है कि किस तरह का ये बना रहे हैं। जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि मार्केट में जब एक बार आप डाउन हो जाते हैं तो काफ़ी कुछ रेपुटेशन से लेके हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, और यही चीज़ हुआ अल्फ्रेड के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जितना ही नीचे गिरे उतना ही उनके ऊपर उठने की क्षमता भी बढ़ी और सारी चीजें इंक्रीज हुई। आप ये जो मुझे समझ में आया कि वो जिस तरह से नीचे गिरे उतना ही उन्होंने मेहनत करके अपने आप को ऊपर उठाया। सिर्फ और सिर्फ अपनी एक प्रॉपर्टी, यहाँ पे थोड़ा सा अपनी बातों को पर्सनल लेवल से इंटरेक्ट करके आप लोग के सामने रखना चाहूंगी, जो बच्चों को, परिवार को बिल्कुल समझने की जरूरत है। शायद थोड़ा सा दिमाग इसको सुनने से चेंज हो हमारा, और हम लोग मोटिवेट हो और आगे के लिए इंस्पायर हो अपनी लाइफ में। कभी कभी ऐसा होता है कि आम घरों में छोटी मोटी प्रॉपर्टी को लेके, चाहे वो जगह हो, जमीन हो या फिर घर हो, प्रॉपर्टी को लेके घर में मनमुटाव, भाइयों के बीच या पिता की जो प्रॉपर्टी है उसको लेके काफी कुछ घर में हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि मुझे बोलने का इशारा किस तरफ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी, ये बहुत लोगों ने कहावत भी कही है, आप कोट्स भी पढ़ेंगे। ये जो इंटेलेक्चुअल हमारी प्रॉपर्टी होती है उसका साझेदारी करने वाला हमारे आगे या पीछे कोई नहीं होता। आपकी जो इंटेलिजेंसी होती है वो आपको फ्यूचर में स्टैंड करने के लिए सफिशिएंट होती है। उसके लिए आपको ना आपके फादर की, ना आपके भाई की, मतलब किसी भी रिलेटिव की, कहीं से भी आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज के टाइम में भी बच्चे भी सुन रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुने। आए दिन पेरेंट्स अपने बच्चों से सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि शायद हम साथ दें ना दें, भविष्य में एजुकेशन, शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही साथ देगी। और सही बात है, शिक्षा के दम पे ही काफी कुछ लोगों ने, हमारे आप इतिहास में पढ़ेंगे कि शिक्षा के दम पे ही सब लोगों ने काफी कुछ किया। यहाँ तक कि हमारी जो आजादी मिली वो शिक्षा के दम पे ही मिली है। फिलहाल यहाँ पे बात करूंगी, ये जो अल्फ्रेड की मैं बात कर रही थी, उनकी यही प्रॉपर्टी, जो उनकी इंटेलिजेंसी थी, उससे उन्होंने फिर स्टैंड किया, और यहाँ पे उन्होंने इन्वेंट किया जिसका नाम आप सभी जानते हैं, डायनामाइट। डायनामाइट को इन्वेंट किया, और उन्हें जो है इसके जरिए कम से कम कहा जाता है, कहीं कहीं जब मैं स्टडी कर रही थी 350 बोला गया है कि 350 आविष्कार किए, और कहीं कहीं 355। खैर, अगर हम 50 भी माने या 300 भी माने तो लोग 1-2, हम हमारी जनरेशन से क्या उम्मीद करेंगे, कितनी चीजों की उम्मीद करेंगे कि क्या हमारा बच्चा आगे चल के साइंस के, विज्ञान के क्षेत्र में क्या इन्वेंट कर पाएगा कुछ। लेकिन यहाँ पे अल्फ्रेड जी के बारे में बिल्कुल बच्चों को पढ़ना चाहिए। जब वो 6, 7, 8 में जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सबको वो एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं, लेकिन शायद इसकी जो अहमियत है, इसकी जो खासियत है कि सिर्फ और सिर्फ एक सवाल और एक इन्वेंशन से कहाँ ये साइंस किसे पहुंचा सकती है, ये बच्चों को बताना, उन्हें महसूस कराना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे शायद उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए कि हाँ ये बायोलॉजी हमने पढ़ ली, केमिस्ट्री है, उन्हें बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल जी ने डायनामाइट को इन्वेंट किया, ये सोच के कि जब वो विस्फोट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन्होंने सोचा कि इसका यूज तो हमेशा है। वो आप भी जानते हैं, हमारे सैनिक बल जब कुछ ऐसा रहेगा नहीं हमारे पास, तो ये युद्ध कहाँ से होंगे। हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, भारत देश की सेफ्टी के लिए, या किसी भी सेफ्टी के लिए सैनिक बलों के पास इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों नहीं नाइट्रोग्लिसरीन वाली जो फैक्ट्री उन्होंने लगाई, हम क्यों नहीं कुछ ऐसा निर्माण करें, कुछ ऐसा इन्वेंट करें, कुछ ऐसा आविष्कार करें जिससे विस्फोटक हो लेकिन उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में इजिली आ जाए। तब जाके उन्होंने सोचते सोचते डायनामाइट का इन्वेंट किया, और इसके जरिए कम से कम, जैसा कि मैंने बताया, 350 या 355 जो भी संख्या हम मान के चलेंगे, इतने सारे उन्होंने आविष्कार किए जिसके वजह से उन्हें जाना जाता है।
यहाँ पे बच्चों को एक बात की जानने की और मैं जानकारी देना चाहूंगी कि जो 350 355 मैंने बोला, इतने पेटेंट उनके पास है। पेटेंट जैसा शब्द अगर आपने नहीं सुना तो इसके बारे में सिर्फ यही बताऊंगी कि सपोज दैट एग्जाम्पल के थ्रू ही अगर इनका ही डायनामाइट इन्होंने इन्वेंट किया तो इस पे अब इन्हीं का हर तरह से पूरी अथॉरिटी सब कुछ इन्हीं का है। ये चाहे जिसको जिस कंपनी को ये सेल कर सकते हैं, उसका पूरा जो भी प्रोसेस है उसके बनाने के पीछे सारा सिस्टम सब कुछ समझा सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इस तरह से अपने सारे इन्वेंशन से जो मोर देन 300 जो इन्होंने आविष्कार किए उसके जरिए इन्होंने काफी लाखों रुपए कमाए। आप सोच सकते हैं इतने ज्यादा पैसे। अब आप समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता के जरिए कहां से कहां ये पहुंचे। अब धीरे धीरे इनके पास इतना सारा धन, इतना सारा पैसा हो गया कि आगे चल के यहाँ 1888 में मैं बताना चाहूंगी कि एक दिन न्यूज़पेपर आता है और न्यूज़पेपर की हेडलाइन में ये चीज हेडलाइन बन के निकलती है कि अचानक से उनके भाई की डेथ होती है। यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि डेथ उनके भाई की होती है, लेकिन न्यूज़पेपर में निकलता है कि जो मौत का सौदागर था उसकी मौत हो गई। और ये लिखा हुआ था इनके बारे में गलती से, क्योंकि डेथ हुई थी भाई की, लेकिन नाम यहाँ अल्फ्रेड का आ गया। जब उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उन्होंने देखा कि अरे मुझे यहाँ मौत का सौदागर, कल को अगर मुझे कुछ होता है ऐसा सपोज दैट, तो क्या लोग मुझे इतना मैं कर रहा हूँ तो क्या मुझे लोग इस मौत के सौदागर के नाम से जानेंगे। तो यहाँ वो सोचते हैं कि नहीं, मेरे मरने से पहले मैं कुछ इस अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाऊं कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे जरूर कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा, कुछ ऐसा करूं कि लोग अच्छे नजरिए से देखें, अच्छे नजरिए से जाने मुझे। ये कुछ अच्छा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जाने के बाद क्या लोग मुझे ऐसे बुलाएंगे। तब वो क्या करते हैं कि जिन्होंने इतना ज्यादा ये जो प्रॉपर्टी इन्होंने कमाई थी, जो पैसा, जो अमाउंट था, वो काफी बार उन्होंने विल बनवाया, लेकिन उसके बाद जो लास्ट विल उनका बना उसमें उन्होंने पूरा लिखित तौर पे लिख के दिया कि जो भी मेरी संपत्ति है, चूंकि अल्फ्रेड नोबेल की शादी नहीं हुई थी और ये भी बोल सकते हैं कि रिलेटिव में वो किसी से, जो रिलेटिव्स थे उन्हें ट्रस्ट नहीं था, या जो भी उस समय सिचुएशन या परिस्थिति जो भी रही हो, जब उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया तो उन्होंने ये सोचा कि जो भी है एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, सारी संपत्ति उस ट्रस्ट में जाएगी, सुरक्षित रहेगी संपत्ति, लेकिन उसका जो आप लोग को इंटरेस्ट, जो ब्याज बनेगा, सिर्फ ब्याज का पैसा, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा, उसका प्राइस आज के डेट में जो नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि उस धनराशि का अमाउंट उन्होंने कितना पैसा कमाया, जिसका सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ब्याज ही बोला है, जिसका ब्याज उठा के जितना भी बनता है इंटरेस्ट, उससे उन लोगों को पुरस्कार दिया जाए, वो लोग जो देश के लिए कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। ऐसा उन्होंने लिखित रूप में लिखा था। तब से लेके नोबेल प्राइज, ये नोबेल जैसा शब्द, क्योंकि ये उन्हीं का निर्णय था, संपत्ति भी उन्हीं की थी, तो जिन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने यही डिसाइड किया, स्वीडन के लोगों ने, और जो कमेटी बैठाई गई, सब जगह से ये डिसीजन, निर्णय लिया गया कि अब ये जो कोई भी, जैसे कि सीवी रमन जी को मिला, कोई भी इन्वेंशन करेगा, कोई नया आविष्कार करेगा, तो उसे नोबेल प्राइज, हम लोग नोबेल के नाम से ही प्राइज देंगे। और आज की डेट में धनराशि भी अगर कोई है जो नाम की घोषणा की जाती है, पुरस्कार के नोबेल प्राइज के साथ साथ एक धनराशि भी उस व्यक्ति को दी जाती है। तो एक छोटा सा सवाल आपको कहाँ पहुंचा सकता है, ये सीवी रमन जी के बारे में अगर हम पढ़ें तो भी जान सकते हैं। जैसे कि रमन इफेक्ट के जरिए उन्होंने, भौतिकी के जरिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला, जो हमारे आपके आम इंसान के नसीब में नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत कुछ करना पड़ता है। और जो अल्फ्रेड नोबेल जी का जब भी नोबेल प्राइज का नाम आए तो शायद हमें जो अल्फ्रेड नोबेल जी का स्ट्रगल, उनके फादर का स्ट्रगल और नोबेल के पीछे, इस नोबेल प्राइज के पीछे की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, ये इंस्पायरिंग सी, खूबसूरत सी स्टोरी जरूर बच्चों को और हर किसी को जानना चाहिए कि हाँ, ये नोबेल प्राइज एक्चुअल में क्या इतिहास है इसके पीछे। तो बच्चों को जरूर पता चलेगा कि वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
अगर उनके अंदर इस चीज़ की क्यूरियोसिटी है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या है, नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती तो आज ये जो फैसिलिटीज़ है, चाहे एसी हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, जो भी चीज़ें सुविधाएं बढ़ती ही जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं से नए नए इन्वेंटर, नए नए लोग हमारे सामने हैं और आते ही जा रहे हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर नोबेल प्राइज़ के बारे में जानने को मिला होगा, वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की कोशिश करूँगी और भी वीडियो बना के आप लोग के लिए लेती आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।